Good morning, everyone. This is class 6th, chapter number 15, the early states from social study textbook. And today my topic is first, administration, second, trade, and third, social life. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें एक बार फिर से जनपद और महाजनपद में अंतर समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। जनपद एक छोटा सा क्षेत्र होता था जिसमें बहुत कम लोग निवास करते थे। इसे जनपद बोला जाता था। जबकि महाजनपद वो होता था जो कई जनपद मिलाकर के एक महाजनपद बनाए जाते थे, तो उसे महाजनपद बोला जाता था। महाजनपद के चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों के दीवार खड़े करे गए थे और वो अन्य जनपदों से काफ़ी ताकतवर होते थे। तो आप समझ गए होंगे कि जनपद और महाजनपद में क्या अंतर होता है। Now, in the monarchical Mahajanpads, the king had a huge and well-maintained army. In the matter of war and defense, he was assisted by the army commander or Senapati. Soldiers were paid regular salaries by their king throughout the year. The monarch also had a group of ministers to assist him and carry out different responsibilities. जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि बौद्ध युग के समय यानी गौतम बुद्ध के समय में दो तरह के महाजनपद होते थे। एक में मोनारिकल यानी कि राजतंत्र चलता था, दूसरे में रिपब्लिक जिसमें गणतंत्र चलता था। हम लोग यहाँ पर मोनारिकल यानी कि राजतंत्र को समझ रहे हैं। राजतंत्र के शासनकाल में राजशाही महाजनपदों में राजा के पास विशाल सेना होती थी। ऐसा इसलिए होती थी क्योंकि वो अपने राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चला सकें। अगर कोई महाजनपद उनके राज्य पे अटैक करता था या आक्रमण करता था तो सेना के माध्यम से उन्हें भी जवाबदेही दिया जा सकता था। सेनापति काल में भी हुआ करते थे, यानी सेना का एक प्रमुख होता था जिसे सेनापति कहा जाता था। सेनापति राजा को सहायक करता था जिसके माध्यम से एक महाजनपद का संचालन होता था। अगर बात की जाए उस समय में लोगों को कर के द्वारा यानी टैक्स के द्वारा सैनिकों को सैलरी दी जाती थी, यानी उन्हें वेतन दिया जाता था। सम्राट के पास यानी राजा के पास एक मंत्रिमंडल हुआ करती थी जो राजा के सहायक के रूप में काम करती थी और इन्हें भी वेतन कर के द्वारा दिया जाता था। To maintain the big state and the large army, the king collected taxes regularly. The main sources of revenue was agriculture. Besides it, taxes were paid by the artisans, craftsmen, and traders too. Taxes could be paid revenue was both in cash and kind. 1/6 of produce was to given as tax by the farmers. This was called bhag or share. जैसा कि आप समझ चुके हैं कि महाजनपद में आर्मी रखा जाता था और उन्हें वेतन दिया जाता था। राजा की सहायता करने के लिए कुछ लोग भी रखे गए थे जिसे मंत्री समूह कहा जाता था। उन मंत्री समूहों को भी वेतन दी जाती थी और यह वेतन कैसे प्राप्त होता था इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बड़े राज्य और बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए राजा ने नियम रूप से एक कर स्थापित किया जिसे टैक्स बोला जाता था। राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि था। कृषि के अलावा कुछ और भी ऐसे साधन थे जहाँ से राजा को कर मिलता था, जैसे कि कारीगर, शिल्पकार और व्यापारियों की मदद से उन्हें कर की प्राप्ति होती थी। कर की प्राप्ति राजस्व यानी नगद के माध्यम से भी होता था और दयालु के आधार पर भी होता था। टैक्स यानी कृषि जो टैक्स दिया करते जो कर दिया करते थे
जो फसल होती थी उस फसल का 6वां भाग वो राजा को कर के रूप में दिया करते थे, जिससे राजा एक महाजनपद का अच्छी तरीके से संचालन करता था और उसी टैक्स से मंत्री और सेना को वेतन दी जाती थी। तो आप समझ गए होंगे कि मंत्री और सेनाओं को वेतन किस प्रकार से दिया जाता था। Trade. Trade. There was remarkable growth of trade in the Mahajanpads. The traders and craftsmen formed their associations which looked after the interests of particular groups. These associations which called srenis or guilds. Now trades become hereditary. Each guild had its own ruler for the production, marketing and trade of various goods. जैसे कि आप यहाँ पर महाजनपद के बारे में समझ रहे हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं कि उस काल में यानी बौद्ध के युग के समय में टैक्सेस यानी कर लगा करते थे और उस कर के माध्यम से लोगों को वेतन दिया जाता था और वह वेतन शिल्पकारों, कारीगर और व्यापारियों के माध्यम से भी दी जाती थी। और उसी प्रकार उस समय और महाजनपदों में व्यापार की उन्नति हुई। व्यापारियों और कार सेवकों ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई जो विशेष समूह के हितों को देखभाल करती थी। इन संघों को श्रेणीश या गिल्ड कहा जाता था। सोशल लाइफ। The society followed a Varna system. The fourfold division of the society as Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Shudra. But now a number of castes or jatis came into being. These castes were related to the different occupations as carpenter, barber, goldsmith, blacksmith, cobbler, etc. Gradually, this caste system became regret. Shudra were deprived of all the rights and were given in the society and called untouchables, who did jobs that were considered lowly. They were treated badly and not allowed to with other varnas. The society was becoming more and more unequal day by day. सोशल लाइफ मीन्स सामाजिक जीवन। वर्ण व्यवस्था के बाद समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में बटा हुआ था, लेकिन इस समय कई और जातियां अस्तित्व में आ चुकी थीं, जैसे कि कारपेंटर, बार्बर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कॉबलर। ये व्यवस्था बहुत धीरे धीरे अब कठोर होती चली गई। जैसे कि वर्ना सिस्टम में 4 होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस युग में ब्राह्मण का अस्तित्व सबसे ऊंचा होता था और सबसे नीचा शूद्र का होता था। इस काल के अंदर शूद्रों को उनके सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उनके साथ ही साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। शूद्र को अन्य वर्णों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई और उस समय समाज में दिन प्रतिदिन असमानता देखी जा रही थी। Students, this chapter is finished. Thank you.